आज हम स्पेशली एक क्लास लेंगे नीट वाले बच्चों के लिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो देते हैं। तो स्पेशली आज उनके लिए सिर्फ मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, स्टेमेन गैमेटोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोर्स। ये टॉपिक मैं क्लास 12th के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन वहाँ पे उनको बेसिक बताना होता है, उनको सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं, तो लाइन बाय लाइन एक ही चीज़ें लिख के बतानी पड़ती है उनको। आप लोगों को सिर्फ वर्ड पिक करना होता है, ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, तो आप लोगों के लिए सेम थिंग दैट कैन नॉट गो। और प्लस आप लोगों को थोड़ा बातें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं, चीज़ें समझानी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देना पड़ता है। उन लोगों के लिए सिर्फ एकेडमिक ही होता है कि लाइन बाय लाइन दिखा दिया उनको और उसी को समझ के वो अपना आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेमेन गैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोर से। मैं पहले उनकी 12th के बनाते रहूँगा वीडियो और बीच बीच में आप लोग का भी एक एक वीडियो ऐसे अपलोड करता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये आप अवेयर हैं, क्लास 12th से ही जान रहे हैं, बाइलोब्डैंथर, फिलामेंट, ये स्टेमेन है। स्टेमेन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब बातें आप जान रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है। और हो सकता है अगर सेकेंड ड्रॉप हो आपका या फर्स्ट ड्रॉप है तो फिर आपके बार बार रिपीटिव चीज़ें आती हैं, इसमें आप कुछ भूलते नहीं हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। ठीक है, फिर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये देखिए इसका सेक्शनल व्यू भी यहाँ पर बना हुआ है। ये पूरे एनसीईआरटी का फिगर है। अब इसमें मैंने लिखा क्या है, जैसे एंथर में, अब एंथर में 12th के लिए होता तो मैंने बना रखा वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स बना रखा है, तो वहाँ बहुत थ्योरी में लिखा हुआ है। तो अभी बाइलोब आप जान रहे हैं, वन लोब डाइथिकस, तो ये एक लोब हुआ, ये डाइथिकस हो गया। होल एंथर, पूरे एंथर की बात करें तो टेट्राथिकस, 4 थिकस हो गए। ठीक है, ये वॉल लेयर है, ये कनेक्टिव है, ये वाला जो कनेक्टिव है यहाँ पर है। ठीक, फिर हम लोग बात करने आते हैं स्टेमन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड बाइलोब्डैंथर। तो ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं, इस पर हम बहुत टाइम नहीं अपना कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये अगर आपको पढ़ाना है तो आप जाकर 12th वाला वीडियो देख लीजिए। फिर अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर, हो सकता है कि 12th आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या आपका ये अभी 12th प्रिपरेशन वाला ईयर ही था, अभी आप पास आउट नहीं हुए हो, एग्जामिनेशन के चक्कर में फंस गए हो और आप 12th बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, तो बेसिक वाला वीडियो एकदम देखना है तो आप जाके 12th वाला वीडियो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम बहुत बेसिक की बात नहीं करेंगे, जो बातें एक्स्ट्रा बतानी है आपको सिर्फ हम वो करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे आएंगे वॉल लेयर्स पे, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, हम इनकी अब बातें करेंगे। अब देखो बेटा, हम लोग आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, ये बातें आपको भी पता है। हाँ, अब इसके बारे में जो कुछ बातें हैं, क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, और वो कुछ बातें जो एक्स्ट्रा हैं इसमें, जो 12th में मैंने नहीं बताई है 12th वाले लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग आते हैं एपिडर्मिस पे। तो एपिडर्मिस पे पहली लाइन क्या लिखी है, दे आर प्राइमरी इन ओरिजिन, दे आर प्राइमरी इन ओरिजिन, मतलब दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, यंग हो ओल्ड हो, एनी टाइम दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। एक क्वेश्चन यही आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर प्राइमरी इन ओरिजिन, 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक कौन सा करना है, एपिडर्मिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई ओनली एपिडर्मिस, क्योंकि आपने क्लास 12th में पढ़ा है कि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, तीनों की काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो व्हाई ओनली एपिडर्मिस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये लोग क्यों नहीं, इसका आंसर मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा एंडोथेलियम, इसमें बोला है सेल्स आर लार्जर देन एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, इसके सेल्स जो है वो एपिडर्मिस और मिडिल लेयर दोनों से बड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, अगला सवाल यहां से भी फंस सकता है। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है दे टेंड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है, अगर एयर कंटेंट में आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ये एंडोथेलियम लेयर तुरंत मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी,
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फायदा क्या होगा, ये हाइड्रेटेड हो जाएगा पूरा सिस्टम, ठीक है। चलिए एंडोथीसियम हो गया। उसके बाद दे हैव फाइब्रस थिकनिंग, दे हैव फाइब्रस थिकनिंग। और वाटर एब्जॉर्ब करने का मेन रीजन यही है कि फाइब्रस थिकनिंग को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। देखिए एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और ये है फाइब्रस थिकनिंग उसकी मैंने बना रखा है। चलिए तीसरा पॉइंट है दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर। एक बात मैंने जब 12th के लेक्चर में बताई है तो मैंने लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर दे ऑल आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर। तो तीनों के लिए कॉमन पॉइंट लिख दिया है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है कि दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर। ये 12th तक चलता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ एंथर, तो एंडोथीसियम इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर दिस। मैंने लिखा है दे आर प्राइमरी रिस्पांसिबल, दे आर द मेन रिस्पांसिबल, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्मॉलेस्ट, क्योंकि यहाँ पर लाइन क्या है, दे आर कॉमनली ट्राई लेयर्ड, मतलब 3 लेयर की बनी होती हैं। And they can replace the function of endothelium and tapetum। तो ये पता क्या है, ये प्लांट एडिशनल चीज लेके चल रहा है अपने साथ, एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा फ्यूल, समझ रहे हैं। तो मिडिल लेयर का कोई खास काम नहीं है, और कई फैमिलीज में एब्सेंट भी है आपका लिमनेसी में एब्सेंट है, लेमोनेसी में एब्सेंट है, नाजाडेसी में एब्सेंट है, नाजाडेसी में, इन दोनों फैमिलीज में तो मिडिल लेयर एब्सेंट ही होती है पूरी तरह। तो इसका मतलब प्लांट ने इसको बाद में इवॉल्व किया है अपने फायदे के लिए। तो क्या लेके चल रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल अपने साथ लेके चल रहा है कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये हमारे काम आ जाए। कल को किसी भी रीजन से एंडोथीसियम खराब हो जाए मेरा, या तो हमारा टेप्टम खराब हो जाए तो ये काम आ जाएगा। मिडिल लेयर काम क्या करता है, दे आर कॉमनली ट्राई लेयर्ड और दे कैन रिप्लेस द फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम एज वेल एज टेप्टम। लेकिन साथ ही साथ क्या होती है, स्मॉलेस्ट। क्यों स्मॉलेस्ट होती है, इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है टेप्टम। टेप्टम क्या है, लार्जेस्ट। क्यों लार्जेस्ट, इसका रीजन तुरंत आप जान लीजिए, दे आर इनर मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड बेटर नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। क्योंकि यही नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं किसको, पॉलन ग्रेन को, इसीलिए इनका लार्जेस्ट होना बहुत जरूरी है। नीट का क्वेश्चन जो हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन का कि अरेंज द सेल्स इन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे पहले कौन सी आएगी, टेप्टम, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आएगी, टेप्टम अकॉर्डिंग टू साइज। टेप्टम के बाद कौन सा आएगा, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद कौन सा आएगा, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद कौन सा आएगा, मिडिल लेयर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पकड़नी होती है। दूसरी बात मैंने बोला था, मैं आपको बताऊंगा व्हाई ओनली एपिडर्मिस, ठीक है। तो देखिए एंडोथीसियम का साइज एपिडर्मिस से बड़ा है। एट द टाइम ऑफ बर्थ आप चाहेंगे कि आपके बॉडी के पास ऐसी चीजें हों जो सबसे कम मैनेजमेंट लेती हों, सबसे कम जिनको चाहिए होता हो, रिक्वायरमेंट जिसकी सबसे कम हो। फॉर एग्जांपल आप कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नो डाउट तुरंत ऐसे बंदों को नहीं हायर कर लेंगे जो आपकी कंपनी के बजट को ही 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ा दें, है ना। तो वैसे ही प्लांट नया नया बन रहा है तो वो चाहेगा उसके पास ऐसी लेयर्स हों जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। तो इन तीनों में सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी है, एपिडर्मिस की। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर मिडिल लेयर की भी तो हो सकती है सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट, लेकिन मिडिल लेयर तो बहुत लोगों में है ही नहीं है ना, तो ये आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया। तो अब इन दोनों में टक्कर बची। इन दोनों में किसकी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है, एंडोथीसियम की। किसकी कम है, एपिडर्मिस की। इसलिए एपिडर्मिस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम। चलिए अब बात कर रहे हैं मिडिल लेयर स्मॉलेस्ट क्यों है। ये क्वेश्चन मैंने मिडिल लेयर स्मॉलेस्ट क्यों है। देखिए सर हम चाहते हैं कि जो हम एक्स्ट्रा चीज अपने साथ लेके चले ना वो बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट ना हो, मतलब हमें रिप्लेस करना है ना, हो सकता है जरूरत ही ना हो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम में हम 12th मैन किसको बनाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 12th मैन किसको बनाते हैं, जो 11 में बेस्ट नहीं होता है उसको 12th मैन बनाते हैं ना।
अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेयर ले लो, मैं किसी प्लेयर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मान लो कि हम उसको रिद्धिमान साहा को खिलाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को 12th मैन बना देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो हम ऐसे बंदे को साथ में लेके चलते हैं जो सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट हो, तो मिडिल लेयर सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट है और इसीलिए ये स्मॉलेस्ट भी है, क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा बैगेज है हमारे लिए। कुछ फैमिली में तो एब्सेंट ही है लेमनेसी और नाचाडेसी में, लेकिन आगे चल के प्लांट को जरूरत पड़ी, अब ये पार्ट इवोल्यूशन का है, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, ये पार्ट इवोल्यूशन का है, तो जब इवोल्यूशन कभी पढ़ाएंगे तो आपको जरूर इस बात का आंसर मैं दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास टेप्टम के बारे में बताया, लार्जेस्ट क्यों है इसका रीजन समझ गए आप। टेप्टल सेल्स हमारे दो टाइप की होती हैं, एक होती है अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल और दूसरी है ग्लैंडुलर या दूसरा नाम है सिक्रीटरी। तो अमीबॉइड के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे डिटैच फ्रॉम मिडिल लेयर। अमीबॉइड जो टेप्टल सेल्स हैं वो मिडिल लेयर पे चिपकी होती हैं और वहां से डिटैच हो जाती हैं। डिटैच होने की वजह से उनके शेप में चेंज आएगा और शेप में चेंज आते ही समथिंग अमीबा लाइक मूवमेंट हो जाएगा, इसलिए नाम क्या पड़ता है, अमीबॉइड। देखिए they detach from middle layer and come in pollen sac. Because of detachment their shape begins to change, hence the name given amoeboid, hence the name given amoeboid. अब देखिए ग्लैंडुलर के बारे में क्या बात करेंगे, ये डिटैच नहीं होंगी, सिंपल सी बात, ये डिटैच होंगी, ये डिटैच नहीं होंगी, ये वहीं से सीक्रेट कर देंगे फूड मटेरियल और पॉलन सैक में चला आएगा, जहां पे हैं अपनी पोजीशन से ही फूड मटेरियल को सीक्रेट कर देंगे, वहां से पॉलन के पास चला आएगा। इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द टेप्टल सेल्स या व्हाई दे आर कॉल्ड अमीबॉइड, तो इसमें चार ऑप्शन दे सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा एक करेक्ट दे देंगे, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन यही सारी चीजें हैं कि ये सब आपको नीट के लिए पढ़ना होता है, इसमें आपको 12th से कोई मतलब नहीं होता, 12th के लिए ये काफी आगे का है, लेकिन नीट में सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टेप्टल सेल्स के हम न्यूक्लियर बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे, अभी टेप्टल सेल्स खत्म नहीं हुआ, इसका न्यूक्लियर बिहेवियर भी अलग अलग होता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ ग्लैंडुलर के लिए लिख दिया है कि फाउंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में ग्लैंडुलर टेप्टल सेल्स ही होती हैं, ठीक है। एंड दे रिमेन अटैच्ड ऑन मिडिल लेयर, दे सीक्रेट फ्रॉम देयर एंड गो टू द देयर सीक्रेशन गो टू द पॉलन सैक। नेक्स्ट मैंने बताया था कि आपको मैं न्यूक्लियर बिहेवियर के बारे में बात करूंगा, टेप्टल सेल्स का न्यूक्लियर बिहेवियर, और यही सबसे बड़ा रीजन है, इसका न्यूक्लियर बिहेवियर ही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये अबंडेंट ऑफ फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है। सबसे बड़ा रीजन इसका क्या है, न्यूक्लियर बिहेवियर का। देखिए नंबर 1 है न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ टेप्टल सेल्स। टेप्टल सेल्स आर लार्जर इन साइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। लार्जर इन साइज क्यों, क्योंकि अबंडेंट ऑफ फूड मटेरियल स्टोर कर लेती हैं। नंबर 1 रीजन इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इसके पहले आपने फंजाई में पढ़ा था, इसके पहले आपने क्लास 11 में मसल्स में भी पढ़ा था सिनोसिटिक कंडीशन या सिनसीटियम, तो वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और वहां पर क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, एक वर्ड पढ़े होंगे आप, इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस तो 1 से 2 बन गया, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हुआ। एक्चुअली होता क्या है नॉर्मल सेल्स में कि एक सेल एक्सपेंड करके 2 न्यूक्लियस बनाई और दोनों ही न्यूक्लियस को सेल ने आधा आधा साइटोप्लाज्म दे दिया, तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, आधा आधा है, डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म ही क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल आधा आधा डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं हो रही है, इसी वजह से साइटोप्लाज्म कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का डिवीजन हो जा रहा है, न्यूक्लियस 1 से 2 हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म 1 से 2 नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही सेल में कई न्यूक्लियस अब हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा कौन सी कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई टेप्टल सेल्स आर वेरी लार्ज, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, इसमें होती है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या है, देखिए, विदाउट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम डिवाइड क्रिएटिंग पॉलीप्लॉइडी।
अब होता क्या है, आपका प्रोफेज में क्या होता है, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है, फिर उसके बाद सारे काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा ही नहीं, और क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। क्रोमोसोम्स क्या करेंगे आपके, डिवाइड कर जाएंगे। क्रोमोसोम्स जब डिवाइड कर जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं गायब होगी, तो दो अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेम नंबर के क्रोमोसोम जाएंगे नहीं। देखिए होता क्या है, क्रोमोसोम डिवाइड किया, दो अलग अलग न्यूक्लियोसोम, दो अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, दोनों में चले गए। लेकिन इस बार मेम्ब्रेन क्या है, एक ही है, वो डिवाइड करके क्या बन गया, पॉलीप्लॉइड। डाइप्लॉइड रहे होंगे तो टेट्राप्लॉइड, हैप्लॉइड रहे होंगे तो डाइप्लॉइड। तो वही पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है, और यही ट्रिगर करता है द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। जब इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म होगा तो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, और अल्टीमेटली सेल का साइज क्या होगा, बड़ा। इसने हेल्प किया। तीसरा काम है हमारा रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस का। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब आपने पढ़ रखा है सेल डिवीजन में, ठीक है। देखिए प्रोफेज भी इसमें कॉमन है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस में, मेटाफेज भी कॉमन है, एनाफेज भी कॉमन है, लेकिन टेलोफेज में यहाँ पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर सेल डिवाइड कर जाती है बेटा, ये डिवाइड कर जाती है सेल, और एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, एक से दो सेल बन जाती है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन नहीं है। देखिए क्या लिखा है, अप टू एनाफेज डिवीजन इज नॉर्मल, एनाफेज तक डिवीजन नॉर्मल है, बट आफ्टर दिस कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म रादर देन सेपरेट। कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, अलग अलग नहीं, क्रिएटिंग अगेन पॉलीप्लॉइडी। इज दैट क्लियर। इसके बाद एक और है पॉलीटिनी भी, लेकिन पॉलीटिनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना। पॉलीटिनी भी एक वर्ड सुन लीजिएगा बस, पॉलीटिनी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो न्यूक्लियर बिहेवियर में एक हो गया, मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन हो गया, एंडोमाइटोसिस हो गया, और रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस हो गए। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर enlargement of टेप्टल सेल्स, और अल्टीमेटली हम कहना चाहें दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा रिजर्व फूड मटेरियल इन द टेप्टम सेल्स, ठीक है। इज दैट क्लियर। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंक्शंस क्या हैं टेप्टल सेल्स के। तो फंक्शन में मेजरली अगेन 12th वाले लेक्चर में मैंने बताया कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी एक दो और फंक्शंस भी हैं, तो वो 12th में तो ज़्यादा आपके काम के नहीं है, थ्योरी में नहीं आएगा, लेकिन नीट में पूछा जा सकता है, जो एक दो इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने और बताया है। तो पहला लाइन है इसमें प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें मैं बहुत लाइन नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मतलब वर्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दे सीक्रेट कैलेज एंजाइम, देखिए दे सीक्रेट कैलेज एंजाइम व्हिच हेल्प इन डिसॉल्विंग कैलोज, और अल्टीमेटली ये कैलोज की डिसॉल्वेंस से हमें हेल्प मिलती है किसमें, टेट्राड फॉर्मेशन में। जो पॉलन ग्रेन टेट्राड बनता है ना, पॉलन टेट्राड, ये टेट्राड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैलेज से सब जुड़े हुए होते हैं आपस में, उनको जब ब्रेक कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, तो फिर वो सब अलग अलग हो जाते हैं और टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टेट्राड वाला तो चलिए चल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है यूबिस्क बॉडी, इसको आपको याद रखना है। टेट्राड बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन दे सीक्रेट यूबिस्क बॉडी व्हिच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर का नाम क्या था, स्पोरोपोलिन। एक्साइन लेयर किससे बनी थी, स्पोरोपोलिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है which of the following are responsible for the secretion of exine layer, तो उसमें एक आंसर रहेगा यूबिस्क बॉडी, जो आपको आंसर लगाना है, या which of the following secrete यूबिस्क बॉडी which are responsible for formation of sporopollen या exine layer, तो आपका आंसर रहेगा टेप्टल सेल्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दे आर फंक्शंस ऑफ टेप्टल सेल। अब हम बात करेंगे हमारा वो वाला स्टेमन वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है हमारा ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो डेफिनेशन आप बचपन से रखते चले आ रहे हैं, 10th में भी था, हाँ 10th में भी था और 12th में भी था। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल through the process of meiosis is known as microsporogenesis. It's not very tough. Two type of division अकर होता है। अब ये नया चीज होगा आपके लिए, हो सकता है नहीं पता हो आपको। यहाँ पे दो टाइप की डिवीजन होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, एक होती है सक्सेसिव डिवीजन और एक होता है साइमल्टेनियस डिवीजन। देखिए सक्सेसिव डिवीजन में क्या हो रहा है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस हो रही है,
दो बने और दोनों अलग अलग हो गए, फिर मियोसिस टू हुई, चार बने और चारों अलग अलग हो गए। देखिए आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन देयर इज वॉल फॉर्मेशन दैट इज कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ के न्यूक्लियस का दो में डिवीजन हुआ, दो अलग अलग बन गई। यहाँ के न्यूक्लियस का दो में डिवीजन हुआ, यहाँ के न्यूक्लियस का दो में डिवीजन हुआ, दो अलग अलग बन गई। तो हो क्या रहा है, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो रही है वैसे तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जा रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव लगातार। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन आता है। दूसरा है हमारा क्या, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है, तो वही हो रहा है। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड देन साइटोकाइनेसिस अकर। होता क्या है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन पूरे में हो जाता है, यानी कैरियोकाइनेसिस पूरे में हो जाएगी, उसके बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। जनरली गिव राइज टू टेट्राहेड्रल शेप। दिस जनरली गिव राइज टू टेट्राहेड्रल शेप, और यही जनरल है हमारे एंजियोस्पर्म में। देखिए एमएमसी डाइप्लॉइड, मियोसिस 1 हुआ, एक से दो न्यूक्लियस बने लेकिन कहीं पर डिवीजन नहीं है। अभी 2 से 4 बने लेकिन कहीं डिवीजन नहीं है, डिवीजन आके यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का हुआ तो टेट्राहेड का फॉर्मेशन हो गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए वहाँ पे हमने एक स्पोर टेट्राड देखा था, तो टोटल एंजियोस्पर्म में 5 टाइप के स्पोर टेट्राड होते हैं। ठीक है, वो पांचों टाइप के हैं क्या, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, देखो कि इसको अपोजिट में बोलते हैं, अपोजिट, देखो सेट, टी शेप्ड और लीनियर। सर इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेटा कि आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पोर टेट्राड। ये 3 दे देगा, एक कोई 3 दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा जो इन पांचों में नहीं है, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। हमारा बेटा स्टेमन का पोर्शन खत्म हो गया था, हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस खत्म हुआ यहीं से। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक अब जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन के बारे में। एक और चीज़ ये नाम याद कर लीजिएगा, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। इसमें 5 टाइप के स्पोर टेट्राड बनते हैं, 5 अलग अलग टाइप के स्पोर टेट्राड बनते हैं एंजियोस्पर्म में। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बाहर क्लियर एक्साइन, इसको बनाने में कौन हेल्प किया, टेप्टल सेल्स की यूबिस्क बॉडी। इंटाइन, जर्मपोर, ये सब बातें आपको 12th के लेक्चर में है। अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट फर्स्ट। जर्मपोर क्या होते हैं, तो एक्चुअली बेटा बात क्या है ना कि एक्साइन लेयर जो बनी है वो बनी किसकी, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि हाईएस्ट ऑफ टेम्परेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एल्केली को झेल सकता है। मतलब कोई ऐसा एंजाइम आज तक नहीं पाया गया जो डालने से स्पोरोपोलिन डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो इनविंसिबल टाइप का है। ठीक है, तो एक्साइन की लेयर इससे बनी होती है, यूबिस्क बॉडी बनाती है एक्साइन की लेयर। अब जाहिर सी बात है सर तो फिर कैसे निकलेगा अंदर से जर्मपोर वगैरह, तो कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उसी का नाम हम लोग देते हैं जर्मपोर, और जहाँ से ट्यूब निकलती है। ठीक है, अगर ये ना होते, एब्सेंट ना होते इन जगहों पर, तो कभी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं कर सकता था। ठीक, क्योंकि वो कोई एंजाइम पता ही नहीं कि जो उसको डिग्रेड कर पाए। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म आप जान रहे हैं, सेक्शनल व्यू है पॉलन ग्रेन का। In microspore tetrad 4 pollen grains are attached by the axon of Calais, ये आपने वहाँ पढ़ा है। Outer layer is made up of sporopollen and where it is absent are known as germ pore from where the pollen tube comes out। अभी ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। एक देखिए थोड़ा सा अच्छा सा है एग्जाम्पल, इन साइप्रस रोटेमस फ्रॉम 4 पॉलन, जो पॉलन टेट्राड होता है उन चारों में से कोई एक ही डेवलप होता है, कोई एक ही पॉलन ग्रेन डेवलप होता है, बाकी 3 कंज्यूम हो जाते हैं एज अ फूड। ठीक है, तो थोड़ा एक डेटा है, मे भी पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता तो डेटा याद करने में थोड़ा सा मजा आती है ना, आपको और बच्चों से पूछने में अच्छा लगता है कि तुम्हें पता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तो एक अलग से अपनी इमेज गुड बनती है ना, तो उस टाइप का डेटा है। ठीक है, बेटा स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी, पूछा जा सकता है बिल्कुल, नो डाउट इन सब क्वेश्चंस के तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन डंग इज कॉल्ड कैप्रोपैलिनोलॉजी,
Study of pollen grain in criminal investigation is called iatropalynology. Study of pollen grain air allergy is called aeropalynology. तो एक डेटा है, इसको भी आप याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझाना नहीं है। लास्ट पोर्शन हमारा आएगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इनमें से गैमेट्स कैसे बने, ठीक है। एक्साइन, इंटाइन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, देखिए जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये बातें भी आप जानते हैं इसलिए मैंने इसको बताया नहीं, बहुत बेसिक सी बात है कि जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, सॉरी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करती है, दो डिवीजन होता है, जनरेटिव सेल मैक्सिमम नहीं लेके चलती है, वेजिटेटिव सेल मैक्सिमम लेके जाती है, जनरेटिव बहुत ही छोटा अमाउंट होता है और वो फूड लेता है वेजिटेटिव से, ठीक है। देखिए वेजिटेटिव का पोर्शन, जनरेटिव का पोर्शन, ऐसे पॉलन ट्यूब निकलती है जब ये जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, दो मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन द पॉलन ग्रेन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन द पॉलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस एक बार हो चुकी है और ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, अब इनके साथ मियोसिस नहीं हो सकती। अगेन ऑन स्टिग्मा इंटाइन फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब, इंटाइन लेयर जो है एक्साइन लेयर के बाद जो थी, तो स्टिग्मा पे जाने के बाद इंटाइन लेयर जो है वो पॉलन ट्यूब बनाएगी, व्हिच कम्स आउट थ्रू जर्मोपोर। जर्मोपोर क्या थे, जहां जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट था वहीं से इंटाइन लेयर से क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब हैविंग अ जनरेटिव एंड ट्यूब सेल, जिसमें कौन से कुछ जनरेटिव सेल होंगी और ट्यूब सेल होंगी। ट्यूब सेल क्या है भाई, वेजिटेटिव सेल का नाम अब ट्यूब सेल दे दिया गया है, पॉलन ट्यूब क्योंकि वही पॉलन ट्यूब बना रही है तो ट्यूब सेल नाम दे दिया। जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल, जनरेटिव सेल क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेगी, और वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाएगी जिसको नाम हम यहाँ पर ट्यूब सेल देंगे। और इन जिम्नो मेल गैमेट आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन इन बॉडी सेल, और एंजियो में डिवीजन फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव सेल। इज दैट क्लियर? तो बेटा स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे नीट के खत्म हुए। I leave you now with the promise that I'll come very soon for you for next NEET class. Do comment, share your thoughts about the video. Next video will come very soon. Thank you. Bye bye.